हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम संपूर्ण झारखंड जी के सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम झारखंड के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर और मिसेलेनियस यानी कि कंप्लीट झारखंड जीके को कवर करेंगे, और वो भी पूरे डिटेल में। दोस्तों, ये पूरा सीरीज टॉपिक वाइज होगा, अलग अलग टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। आज इस सीरीज का तीसरा दिन है, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को झारखंड के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आपको पता है, लगातार सीएम जो है झारखंड के युवाओं को अलग अलग माध्यम से या फिर झारखंड के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें कहा जा रहा है सीएम के द्वारा कि स्पीडी ट्रायल पर जो है स्पीडी तरीके से वैकेंसी को क्लियर कराया जाए। देखिए, ये लोग ये बात हमेशा से कह रहे हैं, लेकिन इस बार इन लोगों का मजबूरी भी है, क्योंकि यहां पर इन लोगों का फायदा भी है। और आपको पता होगा, ये लोग अपने फायदे के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है अक्टूबर में, तो अक्टूबर से पहले पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन आप लोगों को कंडक्ट होते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए अब कमर कस के तैयारी करने में जुट जाना होगा। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो झारखंड जीके कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जामिनेशन की तैयारी में, आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। आप देख सकते हैं पेपर के अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अगले 2-3 महीने में बम्पर बहाली होगी, युवा तैयारी में जुट जाए, चंपई सोरेन के द्वारा कहा जा रहा है। अगस्त से नवंबर तक अलग अलग पदों के लिए जेएसएससी परीक्षा लेगा। साथ ही आपको पता होगा कि 7 साल के बाद जो है जेटेट के लिए भी शोरगुल गुनसुन सुनाई दे रहा है, और अगले सप्ताह से एप्लीकेशन जेटेट के लिए भी आ जाएगा। तो जितने भी साथी हैं जो कि बीएड जिन्होंने किया है, सीटेट, जेटेट, टीचर बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही स्वर्णिम मौका है। जेटेट भी अब यहां पर कंडक्ट हो जाएगा, अगले सप्ताह से एप्लीकेशन है, तो पहले से ही हमको तैयारी में जुट जाना होगा। और झारखंड जीके का जो ये फाउंडेशन संपूर्ण झारखंड जीके का सीरीज है, इसको कवर करने में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 2 क्लास को कवर किया था हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, लेकिन अब आप लोगों को इसी फॉर्मेट में सब कुछ मिलेगा, जिसमें कि पूरा झारखंड जीके का थ्योरी बहुत अच्छे से अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करके आप लोगों के सामने मेरे द्वारा परोसा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी हम लेकर आएंगे, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। क्या करने वाले हैं कि झारखंड में किस प्रकार से धार्मिक आंदोलन हुआ, और झारखंड भी क्या यहाँ पर भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ जो अवशेष हैं, क्या यहाँ भी ये जो झारखंड की धरती है, क्या ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अछूता रही हैं? तो जी नहीं, ये भी जैन धर्म का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बहुत सारे अवशेष हमको दिखाई दिए हैं, तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन को लेकर के। तो चलिए, ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आंदोलन हुआ। देखिए, ये बिहार की धरती और बिहार, मगध, पाटलिपुत्र, झारखंड का क्षेत्र सब एक ही था। तो झारखंड में झारखंड की धरती भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म आंदोलन से अछूता नहीं रहे हैं। यहाँ भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव देखने को मिले हैं। बहुत सारे अवशेष अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों से हमको मिले हैं, मतलब ठीक है। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व जैन धर्म और बौद्ध धर्म आंदोलन हुआ, ये बात याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र अगर पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाए, तो छोटा नागपुर का मानभूम, और इसी मानभूम को अभी हम लोग धनबाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्यों ऐसा कहा गया केंद्र? क्योंकि बहुत सारे अवशेष, बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले हैं जैन सभ्यता से रिलेटेड, जैन संस्कृति से रिलेटेड छोटा नागपुर के मानभूम वाले क्षेत्र में। इसीलिए हमने कहा है कि जैन धर्म या फिर जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र छोटा नागपुर के मानभूम को माना जाए। मानभूम यानी धनबाद। अच्छा, धनबाद के जो प्रमुख जैन स्थल हैं, इस क्षेत्र के जो प्रमुख जैन स्थल हैं, उन्हें आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, याद रह जाएगा। पकबीरा, तुइसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रा, पर्रा, कतरास। एक बार फिर से सुनिएगा। पकबीरा, तुइसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा,
गोलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रापर्रा, कतरास, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रभाव बहुत हद तक देखने को मिला है। और इतने बड़े क्षेत्र में जैन धर्म से रिलेटेड, जैन सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे अवशेष मिले हैं। इसी कारण से कहा गया कि जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र छोटा नागपुर का मानभूम वाला क्षेत्र रहा था। देखिए, जैन ग्रंथों में महावीर का यात्रा, यानी झारखंड में जो महावीर स्वामी के द्वारा जो यात्रा किया गया, जैन ग्रंथों में उनकी यात्रा को लोरे ए यादगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान से याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में झारखंड के कि लोरे ए यादगा क्या है। तो याद रखिएगा कि जैन ग्रंथों में महावीर जी के, महावीर स्वामी के यात्रा को लोरे ए यादगा के नाम से जाना जाता है। और इस लोरे ए यादगा का मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। इस बात को भी आपको याद रखना है, मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। जैन धर्म के अवशेष कंसाई एवं दामोदर नदियों की घाटियों से मिले हैं। बहुत सारे अवशेष जैन धर्म के कंसाई व दामोदर नदी की घाटियों से मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। जैन धर्म के अवशेष पलामू के, याद रखिएगा, पलामू के हनुमांड गांव, पलामू के हनुमांड गांव जो कि सतबरबा के निकट है, वहां से भी मिले हैं। तो जैन धर्म के अवशेष पलामू, ये झारखंड में ही है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा होगा। यहाँ भी यह क्षेत्र भी इन सब धर्मों के आंदोलन से अप्रभावित नहीं रही थी। जैन धर्म के अवशेष पलामू के हनुमांड गांव के निकट, सतबरबा के निकट से भी मिले हैं। अच्छा, ये सरक क्या होता है, याद रखिएगा, सरक तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी, सिंहभूम के प्रारंभिक निवासी जो कि जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन सभ्यता को मानने वाले थे, जैन संस्कृति को मानने वाले थे, जैन मत को मानने वाले थे, तो उन्हें कहा जाता था सरक। सिंहभूम के प्रारंभिक निवासी जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन मतावलंबी थे, उन्हें सरक कहा जाता था। और ये सरक जो है गृहस्थ जैन मतावलंबी, यानी कि घर द्वार देखते हुए, संन्यास धारण ना करते हुए, गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ का पालन करते हुए, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्हें सरक कहा जाता था। और ये सरक, याद रखिएगा, सरक श्रावक का ही अपभ्रंश रूप है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो सरक गृहस्थ जैन मतावलंबी को कहा जाता था। और बाद में हो जनजाति के लोगों के द्वारा सरकों को, हो जनजाति के लोग के द्वारा गृहस्थ जैन मतावलंबी जिन्हें सरक कहा जाता था, उन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया गया, ये भी याद रख लीजिएगा। अब हम जैन धर्म जब पढ़ रहे हैं, और जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है पारसनाथ पहाड़ी, जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है। इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर जैन धर्म की बात आएगी और झारखंड की बात आएगी तो पारसनाथ पहाड़ी की चर्चा खो ही जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करें पारसनाथ पहाड़ी की, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी पर पड़ता है। याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। याद रखिएगा, इनके अगर चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर, 1365 मीटर की ऊंचाई पर ये पारसनाथ पहाड़ी पर ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, 1365 मीटर की ऊंचाई है। कितनी? 1365 मीटर। और अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट है। याद रखिएगा, 4478 फीट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। आपको पता होगा कि जैन धर्म के जो अग्रणी थे, जैन धर्म के जो पूजनीय थे, और जैन धर्म का जिन्होंने स्थापना करा, जिनका आपको नाम है कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म के, महावीर स्वामी को। और वो महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। और उसके बाद तीर्थंकरों का जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दिया गया था। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, और उन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब है इन्हें यही सी पहाड़ी पर शरीर का त्याग इन्होंने किया था। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति करी थी। और जैनियों के 23वें तीर्थंकर, 24वें तो बताया महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के गुरु थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, जैनियों के 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ का निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ था और ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने इस पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति करी? तो वो थे पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पार्श्वनाथ अपभ्रंश रूप है पारसनाथ पड़ा है। दोस्तों, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है पारसनाथ की पहाड़ी को। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि झारखंड की पहली सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता चल गया, पारसनाथ की पहाड़ी है 1365 मीटर की। लेकिन दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुलपुलनाथ, गढ़वा में है, 3819 फीट का है। दोस्तों, अगर फीट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ 4478 फीट, याद रखिएगा, ये दूसरी ऊंची चोटी है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से जिन 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति करी, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, आप देख लीजिएगा। अंतिम तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। बस आपको इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वैसे आप एक बार देख लीजिएगा, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नेमिनाथ। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है जैन धर्म के लिहाज से पारसनाथ की पहाड़ी। झारखंड का क्षेत्र जैन धर्म को से कितना प्रभावित रहा है, तो हम लोग झारखंड में जब भी जैन धर्म की बात करेंगे पारसनाथ पहाड़ी की जरूर बात करेंगे। इसके अलावा चतरा का कोल्हा पहाड़, याद रखिएगा, चतरा के कोल्हा पहाड़ से भी जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं। देखिए, चतरा के कोल्हा पहाड़ से, देखिए चतरा का जो कोल्हा पहाड़ है इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है, याद रखिएगा। चतरा का कोल्हा पहाड़, इसका संबंध जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों से है। यहाँ पर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चतरा के कोल्हा पहाड़ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भी है और इसी पहाड़ पर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह भी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसी पहाड़ पर, चतरा के कोल्हा पहाड़ पर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह भी है। उसके अलावा सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इन सब एविडेंसेस से, इन सब अवशेषों से, इन सब से हमें पता चलता है कि झारखंड की धरती, झारखंड का क्षेत्र जैन धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित रही होंगी। दोस्तों, इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे अवशेष दामोदर कंसाई नदी घाटी से भी मिला है। हनुमान गांव पलामू से भी, पलामू के हनुमान गांव जो कि सतबरवा के निकट है, वहां से भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ धनबाद का जो मानभूम है, छोटा नागपुर का जो मानभूम है, जो अभी वर्तमान में धनबाद के नाम से जाना जाता है, इसे जैन जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता था उस समय। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन सब जगहों को आप याद रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म को लेकर के कि क्या झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं, क्या बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड की धरती पर देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं। झारखंड के विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं, जैसे कि जौनहा जलप्रपात के पास से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। याद रखिएगा, जौनहा जलप्रपात के पास से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। बंगाल में पाल शासकों के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई। देखिए, बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं, वज्रयान और महायान। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान, जब बंगाल में शासन कर रहे थे पाल शासक, तो उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विकास हुआ। तो आप बोलेंगे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ। अब देखिए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थलों से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले
मिले हैं झारखंड के, तो ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। जैसे कि पलामू के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष मिला है। आप देख लीजिए, पलामू के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष मिला है जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म का संबंध, बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड के क्षेत्र पर था, पलामू के मूर्तिया गांव में था। दोस्तों, चतरा के इटखोरी से 58 पुरावशेष और 4 बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के सूर्य कुंड से भगवान बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति मिली है, यानी भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्ति मिली है। याद रखिएगा, सूर्य कुंड हजारीबाग के सीता गढ़ा पहाड़ से बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा भी किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग के सीता गढ़ा पहाड़ से बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है और यहां से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। आगे हम देखते हैं कि गोड्डा का करवा गांव, इंपॉर्टेंट है, सारे चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा। गोड्डा के करवा गांव से यहां से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। धनबाद जिला का दियापुर दालमी, यहां से भी बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं और धनबाद के बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है और यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। खूंटी के बेलवादाग से यहां से भी बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। खूंटी के बेलवादाग से यहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से यहाँ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है और मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। पुरुलिया के निकट घोलमारा से बुद्ध की मूर्ति मिली है। साथ ही साथ जमशेदपुर के पटंबा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जमशेदपुर के पटंबा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं और गुमला के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की 1 प्रतिमा मिली है, याद रखिएगा। गुमला के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की 1 प्रतिमा, जमशेदपुर के पटंबा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा, गोड्डा के करवा गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। तो ये हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जो झारखंड में धार्मिक आंदोलन है उससे संबंधित सारे फैक्ट्स को देख लिया। अब इससे रिलेटेड आप सवाल कहीं से भी लगा सकते हैं, आपसे सारे सवाल लगेंगे और ध्यान से जब आप सुनेंगे, चीजों को ध्यान से देखेंगे, क्लासेस करेंगे और जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को, सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है प्राचीन काल में झारखंड। झारखंड की अवस्थिति, झारखंड की स्थिति, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, झारखंड पर कौन कौन से शासकों का, झारखंड पर कौन कौन से साम्राज्य का यहाँ पर प्रभाव रहा है प्राचीन काल में, जिन शासकों ने अलग अलग भारत देश के, भारतवर्ष के अलग अलग जगहों पर जो शासन किया, क्या झारखंड में भी इनका प्रभाव रहा है प्राचीन काल में? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में झारखंड। तो जब प्राचीन काल में झारखंड की बात करेंगे, प्राचीन काल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम मौर्य काल की चर्चा करेंगे। किसका? मौर्यंस का। और आपको पता होगा मौर्य काल के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और मौर्य काल, जो मौर्यन साम्राज्य था, इसका केंद्र बिंदु क्या था? मगध, पाटलिपुत्रा। तो आपको पता होगा मगध यानी बिहार वाला क्षेत्र, और बिहार और जो झारखंड है ये तो भाई ही है, छोटा भाई बड़ा भाई, ऊपर बिहार और नीचे झारखंड। तो जो बिहार वाला मगध वाला क्षेत्र है, मगध वाला क्षेत्र है, उसके नीचे वाला क्षेत्र जो झारखंड वाला क्षेत्र हो गया। तो देखिए, मगध से दक्षिण भारत, जब यहाँ से इस जगह से दक्षिण भारत जाना होता था तो झारखंड की धरती का ही प्रयोग किया जाता था। जब मौर्य साम्राज्य, जब मगध पर मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य शासक जो है शासन कर रहे थे, तो उस समय मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने में, मगध से जब दक्षिण भारत की ओर जाना होता था, क्योंकि ये आप देख रहे हैं मौर्यन साम्राज्य पूरा फैला हुआ बड़ा सा विशाल साम्राज्य, तो मगध से जब दक्षिण भारत जाना होता था तो किस धरती का, किस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता था? तो यह क्षेत्र झारखंड होता था। तो मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग, व्यापार करने के लिए जब दक्षिण भारत की ओर जाना होता था तो झारखंड को ही प्रयोग में लाया जाता था, झारखंड की धरती को। तो आप देख रहे हैं व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से झारखंड क्षेत्र का, झारखंड की धरती का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा मौर्य काल के समय। तो जब मौर्य काल की बात आएगी तो कौटिल्य का बात आएगा, चाणक्य का बात आएगा, विष्णुगुप्त का बात आएगा। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे कौटिल्य,
चाणक्य, विष्णुगुप्त, आपको जो पसंद आए आप बोल सकते हैं। तो कौटिल्य ने, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स की बुक होगी, लेकिन जी नहीं, ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं, जबकि ये पॉलिटी की बुक है, राजनीति शास्त्र की बुक है। तो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड के क्षेत्र का, इस झारखंड की धरती का बखान किया है। तो चलिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र यानी झारखंड क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश के नाम से इंगित किया गया है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र बुक में झारखंड क्षेत्र को कुकुट देश के नाम से इंगित किया और उन्होंने इसमें लिखा था कि कुकुट देश में कैसी शासन प्रणाली स्थापित थी। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। याद रखिएगा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कि राजा का बेटा राजा नहीं होता बल्कि राजा चुना जाता है। याद रखिएगा। तो कुकुट देश यानी झारखंड क्षेत्र को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश कहा गया और कुकुट देश में जो लिखा गया है कि कुकुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नाम के एक पदाधिकारी की नियुक्ति करी थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नाम के एक पदाधिकारी की नियुक्ति करी थी, जिसका उद्देश्य था जनजातियों का नियंत्रण। और जनजाति कहाँ रहते थे? झारखंड क्षेत्र में रहते थे। तो झारखंड क्षेत्र के या फिर इस पूरे क्षेत्र में जो जनजाति थे उन पर नियंत्रण, उन पर कंट्रोल करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति करी थी, जिससे ये पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का वर्चस्व रहा है, शासन रहा है। उसके अलावा इन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक नदी का जिक्र आया है, इंद्र नावक नदी, और इस नदी से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नावक नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे और ये नदी इब नदी और शंख नदियों का इलाका था। याद रखिएगा, इंद्र नावक नदी जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिक्र आया है, कहा जाता है कि इस नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ऐसा बखान है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे, तो झारखंड के क्षेत्र से ही सेना के प्रयोग के लिए हाथी कहां से मंगवाया जाता था? तो झारखंड से ही मंगवाया जाता था। सेना के प्रयोग के लिए हाथी कहां से मंगाया जाता था? तो कहां से? झारखंड के क्षेत्र से ही मंगाया जाता था हाथी। याद रखिएगा। अगले हम लोग देखते हैं आगे कि देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक सम्राट की बात करेंगे, ये भी मौर्य साम्राज्य का ही एक शासक है। आपको पता होगा अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक, सम्राट अशोक द ग्रेट के बारे में। तो अशोक के 13वें शिलालेख, आपको पता होगा, जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा, अशोक के 13वें शिलालेख में जितने भी समीपवर्ती राज्य थे, जितने भी निकट के राज्य थे, अशोक के 13वीं शिलालेख में उसकी सूची मिलती है। अब बताएं, आटविक बोल लीजिए, आटव बोल लीजिए या आठवीं प्रदेश बोल लीजिए, जिसकी सीमा बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट तक। आपको बता दें, बघेलखंड कहाँ? तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत जो क्षेत्र था, जिसका नाम दिया गया था, आप आटविक बोल लीजिए, आटव बोल लीजिए, आठवीं प्रदेश बोल लीजिए। इसी क्षेत्र में झारखंड प्रदेश भी शामिल था। आटविक बोलिए, आटव बोलिए या आठवीं प्रदेश बोलिए, जो कि कहां से कहां तक फैला था? बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। इसी में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में इसमें लिखा गया था कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को, यानी कि झारखंड क्षेत्र जो भी क्षेत्र ये वाला है, इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक को प्राप्त कर सके। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित को भेजा था। याद रखिएगा इस बात को, रक्षित नाम के अधिकारी को भेजा था। झारखंड में अशोककालीन कला का कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। तो मौर्य काल में झारखंड को जब हम पढ़ेंगे तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र का क्या जिक्र किया गया है, उसके अलावे अशोक से रिलेटेड, अशोक से संबंधित जो भी फैक्ट थे उसके बारे में हमने बात करा। अब उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और मौर्यों के बाद पल्लव, शक, कुषाण, सातवाहन, इन सब छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे शासकों का शासन भारतवर्ष में होता है।
तो मौर्योत्तर काल में क्या झारखंड क्षेत्र, झारखंड की धरती मौर्योत्तर काल में जो अलग अलग शासन करने वाले अलग अलग शासक रहे, क्या उनका प्रभाव झारखंड की धरती पर रहा? तो चलिए देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। जिसका प्रभाव आप देखेंगे कि सिंहभूम वाले क्षेत्र से हमें रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं और रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो इतना हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में देखा कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के, रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए। उसके अलावा जब हम बात करेंगे गुप्त, इसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, उसके बाद हम आएंगे गुप्त काल। तो क्या गुप्त शासकों ने जब शासन करा पूरे भारतवर्ष पर, तो क्या गुप्त शासकों का प्रभाव झारखंड की धरती पर रहा? तो चलिए देखते हैं। गुप्त काल जिसे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। और देखिए, हजारीबाग के मदुई पहाड़, हजारीबाग के मदुई पहाड़ पर गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के मदुई पहाड़ से हमें गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि गुप्त शासकों का, गुप्त काल के समय जो गुप्त शासक शासन कर रहे थे पूरे भारतवर्ष में, उसका प्रभाव झारखंड की धरती पर देखने को मिला है। झारखंड में गुप्त काल की देन क्या रही है? तो मुंडा व्यवस्था, मुंडा प्रथा, पाहन प्रथा, महतो, मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी प्रथा, ये सब जो हम देखेंगे आगे चलकर जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे झारखंड का, तो उसमें हम देखेंगे इन सब प्रथाओं के बारे में। तो ये सब प्रथा जो है ये कब का देन है, किसका देन है? तो ये झारखंड में गुप्त काल की ही देन है। जब गुप्त काल की बात करेंगे तो एक बहुत ही प्रतापी सम्राट, एक बहुत ही साहसी सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त, भारत का जिसे कि नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। इसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसका कि लेखक हैं, जिसको लिखा है हरिसेन ने। राजदरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के हरिसेन, और हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और इसी अभिलेख में इस बात का जिक्र है, समुद्रगुप्त का जिक्र है, और समुद्रगुप्त के बहुत सारे युद्ध विजय अभियान के बारे में उसमें लिखा गया है, जिसमें से एक विजय है आटविक विजय। और अभी हमने देखा था कि आटविक बोल लीजिए, आटव प्रदेश बोल लीजिए, आटवी प्रदेश बोल लीजिए, इसका सीमा कहां से कहां तक था? तो बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्री तट तक, और इसी बीच में, इसी क्षेत्र में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। तो जब आटविक विजय होगा तो झारखंड खुद ब खुद समुद्रगुप्त के अधीन हो जाएगा। तो झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था, और झारखंड पर भी समुद्रगुप्त का वर्चस्व रहा है, समुद्रगुप्त का शासन रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र इसके अधीन था। समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा गया है। मुरुंड देश याद रखिएगा, पहले भी हमने चर्चा करी हुई है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। देखिए, गुप्त वंश के शासक जो थे वो वैष्णव थे, और वैष्णव थे तो उसके जब उन लोगों का प्रवेश झारखंड की धरती पर होता है तो झारखंड से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। याद रखिएगा। उसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें की विक्रमादित्य की उपाधि से भी नवाजा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को, फाहियान ने झारखंड के क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा है। याद रखिएगा, कुक्कुट लाड। अब देखिए, गुप्त काल के कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कुछ पुरातात्विक अवशेष खुदाई के बाद जो मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो हजारीबाग के मदुई पहाड़ से पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर प्राप्त हुए हैं, जो कि गुप्तकालीन है, जिससे पता चलता है कि गुप्त काल का वर्चस्व, गुप्त काल के अधीन झारखंड का क्षेत्र रहा था। कोडरमा के सतगावा से मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
और रांची के पिठोरिया से पहाड़ी पर स्थित कुआं मिला है जो कि गुप्तकालीन है, याद रखिएगा। अब हम गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्त एरा के बारे में बात करेंगे। और गुप्तोत्तर काल में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर दो शासकों के बारे में बात होगा, शशांक और हर्षवर्धन। याद रखिएगा, शशांक और हर्षवर्धन, जिसका कि इम्पैक्ट, जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव झारखंड की धरती पर देखने को मिला है। तो शशांक और हर्षवर्धन, शशांक के बारे में देखेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर शशांक के एक पेंटिंग है और उसके पीछे भगवान शिव के नटराज पोजीशन में, नटराज वाले रूप में मूर्ति है। मतलब कि शशांक जो था एक शैव अनुयायी था, भगवान शिव को पूजने वाला था। शशांक गौड़, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जगह है, गौड़, इसका शासक था, गौड़ का शासक था। और शशांक के साम्राज्य का जो विस्तार था झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। शशांक की झारखंड में दो राजधानियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, शशांक की दो राजधानियां थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल का ऐसा कौन सा पहला शासक है जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी, तो वो शशांक ही था। याद रखिएगा, प्राचीन काल का पहला शासक, प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी, तो वो शासक शशांक था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। बेनू सागर मंदिर, जो कि सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर है, जो कि कोचांग में स्थित है, यह शशांक ने ही इसका निर्माण करवाया। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति को अपनाया और शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा हम हर्षवर्धन की बात करेंगे, जो कि वर्धन वंश का शासक है। इसके साम्राज्य में काजांगल, जो कि अभी वर्तमान में राजमहल है, इसका कुछ भाग शामिल था और राजमहल झारखंड क्षेत्र में है। तो हम हर्षवर्धन की बात करेंगे। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। इसके साम्राज्य में काजांगल, वर्तमान में ये काजांगल राजमहल के नाम से जाना जाता है, इसका कुछ भाग शामिल था। और काजांगल में ही हर्षवर्धन चीनी यात्री वेन सांग से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का ही हिस्सा रहा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति कहां से करी जाती थी? झारखंड से ही करी जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में ही शरण ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में ही, और कहां पर? तो झारखंड के साहिबगंज में, शायद एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, शरण ली थी। उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक 13वीं सदी में घोषित कर दिया था। तो ये हमने झारखंड के प्राचीन काल में झारखंड को देखा। उसके अलावा हम मध्यकाल में उस मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे झारखंड का। और जैसे ही हमारा हिस्ट्री झारखंड का कवर होगा तो पूरे मैप से, याद रखिएगा, पूरे मैप पर आप लोगों को झारखंड का ज्योग्राफी में करवाऊंगा अपडेटेड कंटेंट के साथ। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए, अगर आप लोगों को चाहिए कि ये सीरीज कंप्लीट करा करके झारखंड जीके कंप्लीट करवा दिया जाए, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी पिछली बार जब एग्जामिनेशन का डेट आया था तो जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उन लोगों को ये पीडीएफ जो है बहुत जल्द आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा उन लोगों को। और थ्योरी क्लास यूट्यूब पर ही चलेगी सभी लोगों के लिए। आप लोग, चूंकि बहुत दिन से जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन को लेकर के लोगों को थका दिया गया है, दिमाग, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हर तरह से जो झारखंड के विद्यार्थी हैं, झारखंड के स्टूडेंट, उन लोगों का स्थिति जर्जर हो चुका है। इसी कारण से पूरा झारखंड जी के थ्योरी क्लास हम यूट्यूब पर करवा देंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सीजीएल से पहले बड़ा बड़ा वीडियो बना करके भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और उसके अलावा खोरठा में कुछ बहुत मैक्स टू मैक्स 5% सिलेबस पेड वाले कोर्स में बचा होगा। अगर बचा होगा तो, नहीं तो लगभग कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हुआ था तो जितने भी स्टूडेंट ने खोरठा का यहां से पढ़ करके एग्जाम दिया था तो 95 प्लस सब करके आए थे और सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। तो जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, वो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का यूट्यूब पर ही करवा दिया जाए, ठीक है। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ सारा वहां पर अपडेट करवा दिया जाएगा जितने भी बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं पेड क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।